हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 7। ठीक है, और इसके पहले मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों कि हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे थे और हम लोग कौन सी क्लास की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, तो क्लास 7th की एनसीईआरटी है। ठीक है, और हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो चल रहा है जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी चल रहा है दोस्तों। आप सभी का मैसेज मिल रहा है कि प्लीज़ सर साइंस के जियोग्राफी पर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, मैं तैयारी कर रहा हूँ बनाने का। अभी मुझे 2-3 दिन का समय चाहिए आपसे। 2-3 दिन बाद ही मैं आपको साइंस का, पॉलिटी का और हिस्ट्री का, मेरा विचार तो है कि मैं दिन में कम से कम आपको 2-3 एनसीईआरटी के वीडियो दूँ एक साथ। ठीक है, एक सुबह 9 बजे, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे, ऐसे करके हर 3-3 घंटे पर आपको एक जो है एनसीईआरटी की वीडियो आपको मिलती रहे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं दोनों को एक साथ शुरू करूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कम से कम 2-3, अभी तो एक विषय का चल रहा है, इसके बाद कोई एक विषय और फिर 1-2 दिन रुक करके कोई विषय और। ठीक है, लगातार जो है ज़्यादा से ज़्यादा जितना कवर करोगे उतना फ़ायदा रहेगा। ओके, तो जो लोग नए हैं मैं चाहूँगा कि पहले आप चले जाओ प्लेलिस्ट में यूट्यूब के। ठीक है, आप स्टडी 91 जब डालोगे तो वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, उस प्लेलिस्ट में चले जाओ। वहाँ एनसीईआरटी के फोल्डर में सिलेबस चैप्टर वाइज जो है वीडियो लगे हुए हैं। ये हमारा 7वां चैप्टर है और इसका नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। तो आइए पढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ से हमारा जो है टॉपिक शुरू होता है। दोस्तों, सबसे पहले यही देख लीजिए, क्या आप जानते हैं वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं। वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बसाव स्थान बोलते हैं। अच्छा, किसी भी इंसान को बसने के लिए, जैसे आप ही हो, अगर आप चाहते हो कि आपको कहीं घर लेना है और आपको वहाँ जाके बसना है, तो वहाँ आप क्या चयन करोगे? कौन सा एरिया आप चयन करोगे? आप क्या देखकर लोगे? तो याद रखो, हमेशा कोई भी जगह रहने के लिए कौन सी आदर्श होती है? तो सबसे पहली बात, वहाँ पे अनुकूल जलवायु हो। जलवायु कैसी हो? वो आपके अनुकूल हो, जल की उपलब्धता हो, उपयुक्त भूमि हो और उपजाऊ मिट्टी हो। ये 4 तरह की चीज़ें देख करके आदमी अपने बसाव स्थान का चुनाव करता है। ओके, अपने बसाव स्थान का चुनाव करता है। देखिए, ये आज का जो चैप्टर है दोस्तों, ये थोड़ा सा भिन्न है अन्य चैप्टरों से, लेकिन आगे बहुत गजब की जानकारी आपके लिए है, बहुत ज़बरदस्त। तो एनसीईआरटी में चैप्टर जब हम शुरू करते हैं तो कुछ इसी तरीके से होता है। कह रहा है कि अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि जो प्रारंभिक मानव था, ठीक है, प्रारंभिक मानव मतलब जो आदि मानव था उसकी बात कर रहे हैं, वो भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहता था। ठीक है, भोजन भी क्या करता था? बनाता तो था नहीं, क्योंकि आग की खोज शुरू में हुई नहीं थी, तो वो कंदमूल, फल या जो भी कच्चे फल थे उनको खाकर जिंदा रहता था। वस्त्र के रूप में वो पेड़ पौधों की छाल हो गई, पत्तियां हो गए, उनको पहनता था। आवास के रूप में, भाई आवास उसका कोई अपना नहीं था, तो पेड़ों के ऊपर घर बना करके वहीं पे रहता था। घर क्या बनाता था? उसकी टहनियों पे जो है सो जाता था, उसकी डाल पर सो जाता था। तो इस तरीके से जो प्रारंभिक मानव था वो प्रकृति पर पूरी तरीके से निर्भर था। लेकिन समय के साथ साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना सीखा। धीरे धीरे उसने खेती करना सीखा, उसने घर बनाना सीखा, उसने यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बना लिया। बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। बस्तियां कौन से स्थान है? वे स्थान जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करता था। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह पर अस्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। दोस्तों, जब मनुष्यों ने क्या किया कि खेती करना शुरू किया, तब उनको लगा कि नहीं, अब मुझे जो है एक जगह रहना चाहिए। अगर मैं छोड़ के जाऊंगा तो खेती के लिए जो मैं अन्न उपजा रहा हूँ वो मैं खा कैसे पाऊँगा? तो उसके लिए ज़रूरी हुआ कि वो अस्थाई घर बना ले। और बस्तियों का विकास उसने नदी घाटियों के निकट किया। बात आती है नदी घाटियों के निकट ही क्यों? क्योंकि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता थी और उस समय के मानव को जल और वायु, यही 2 चीज़ों की ज़रूरत थी, और बाकी उपजाऊ ज़मीन। तो इन तीनों चीज़ों को देख करके उसने क्या किया? उस स्थान पर बसना शुरू कर दिया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ा, वाणिज्य बढ़ा एवं विनिर्माण यानी विकास के काम हुए। साथ ही साथ बस्तियाँ देखते ही देखते बहुत बड़ी हो गई। नदी घाटी के निकट
जो बस्तियां हैं ये पनपने लगीं, धीरे धीरे सभ्यताओं का विकास हुआ। ऐसे में आपको सिंधु घाटी सभ्यता पता होगा, मोहनजोदड़ो की सभ्यता पता होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको टिग्रिस नदी के किनारे, टिग्रिस एक नदी है, टिग्रिस नदी के किनारे सभ्यताओं के बारे में पता होगा। नील नदी के किनारे बसी सभ्यता जो मिस्र की सभ्यता जानी जाती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हवांगहो नदी के किनारे बसी सभ्यता। तो नदियों के किनारे अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ, जैसा कि हम लोग इतिहास में पीछे पढ़ चुके हैं। हाँ, कुछ बस्तियां अस्थाई थीं और कुछ बस्तियां अस्थाई थीं। ये जो अस्थाई और अस्थाई वाला कॉन्सेप्ट आया, ये इसलिए आया दोस्तों कि जहाँ बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती थीं उनको अस्थाई बस्तियां कहा गया। जहाँ आदमी परमानेंट रूप से रहने लगता था वो अस्थाई हो जाती थी। तो बात है यार कि ये अस्थाई बस्तियां जो हैं ये कहाँ पर थीं। तो याद रखिए, कई बार मानव जो है घने जंगलों में अपनी बस्ती बना लेता था, बाद में पता चला वहाँ शेर आ गया, खतरनाक जानवर आ गए, तो उसे अपनी बस्ती छोड़कर भागना पड़ता था। या कभी मानव गर्म और ठंडे रेगिस्तानों के आसपास के क्षेत्रों में बना लिया, तो जब तक मौसम ठंडा था तब तक वहाँ रुका था। जैसे ही मौसम में परिवर्तन हुआ, वो उसके अनुकूल नहीं था, उसने तुरंत उस जगह को छोड़ करके एक नई जगह पे शिफ्ट हो लिया। या बहुत से मानवों ने क्या किया, पर्वतों पर आकर अपनी बस्तियां बना लिया, ठीक है, पर्वतों पहाड़ों पर बना लिया। बाद में देखा कि भूकंप जैसी क्रियाएं हो रही हैं, कहीं ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं हो रही हैं, कहीं जो है भूस्खलन हो रहा है। तो इन सारे चीज़ों को देख करके उसने उस जगह को छोड़ दिया और अपनी बस्तियों से हट गया। तो अस्थायी बस्तियाँ, ठीक है। उनका उस समय का जो मुख्य काम था वो था आखेट करना, यानी शिकार करना। शिकार करने के बाद क्या करते थे, वो मांस का संग्रह करते थे और उसके अलावा वो स्थानांतरित कृषि पर भरोसा करते थे। स्थानांतरित कृषि मतलब एक जगह बोया, उसके बाद दूसरी जगह गए, फिर वहाँ पे बोया, वृक्षों को काट करके जगह जगह पे वो कृषि कार्य करते थे। तो ऋतु प्रवास भी करते थे, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग जगहों पर वो पहुँच जाते थे और अलग अलग तरीके से वो अपना घर बनाकर वहाँ रुकते थे, जैसा भी हो सकता था। तो ये ऋतु प्रवास भी करते थे उस समय के मानव। यद्यपि अधिकांश बस्तियाँ जो थी वो आज की तरह अस्थायी थी। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर भी बना लेते थे। घर भी किन चीज़ों से, जो घास फूस के होते थे उस टाइप की। दोस्तों, ऋतु प्रवास का मतलब समझ लीजिए, लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। मौसमी आवागमन को क्या बोलते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते थे। आपको पता होगा कि आरंभिक मानव जो था उसकी सबसे पहले दोस्ती किसके साथ हुई, तो पशुओं के साथ हुई। पशुओं में भी उसने सबसे पहले कुत्ते को पाला, ठीक है। तो इन पशुओं को जो है भोजन की ज़रूरत होती थी। जैसे जो गाय अगर पाल रखा है, घोड़ा पाल रखा है, तो उनको चारा की ज़रूरत होती थी। तो नए चारागाहों की खोज में अलग अलग जगहों पर वो धीरे धीरे शिफ्ट हो जाता था, जिसको हम ऋतु प्रवास बोलते हैं, ठीक है। आज भी आप कश्मीर साइड जाओगे तो इस तरह के ऋतु प्रवास करने वाली तमाम जनजातियाँ आपको दिखाई देंगी। आगे देखिए, आगे बता रहा है कि आज मैरी का जन्मदिन था, ठीक है। और दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आज मेरी सिस्टर का जन्मदिन है 4 जुलाई, ठीक है। तो मैंने तो विश कर दिया ओके। और ठीक है, देखिए, मैरी का जन्मदिन था, ठीक है। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हाँफती हुई गुरप्रीत उसके पास आ पहुंची। उसने बताया कि रास्ते में अत्यधिक जाम था। मैरी की मां, जिनका नाम मिसेस थॉमस था, उन्होंने गुरमीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरने को कही तो बोली, वो हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण और यातायात जाम क्यों होता है? तो आवाज़ आया दूसरी तरफ से कि शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं पापा? उसकी माँ ने उत्तर दिया है, नौकरी अच्छी है, यहाँ बेहतर शिक्षा है, यहाँ चिकित्सा की सुविधा है, यहाँ पार्क की सुविधा है, यहाँ मूवी देखने की सुविधा है, थिएटर है, घूमने फिरने का स्थान है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसीलिए लोग गाँवों की तरफ से शहरों में पलायन कर रहे हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में ये लोग गाँव से शहर आते रहेंगे तो शहर में इतने सारे लोग रहेंगे कहाँ पे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में शहरों के आसपास के क्षेत्रों में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं। आप बड़े बड़े शहरों में चले जाओगे तो वहाँ आपको गंदी और अवैध कब्जे, ज़बरदस्ती जो कब्जे करके घर बनाए जाते हैं उनको अवैध कब्जे वाली बस्तियाँ कहा जाता है, तो वो आपको देखने के लिए मिलेंगे।
जहाँ लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में भी रहने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उनको चस्का लगा है कि नहीं, मुझे शहर में रहना है, मुझे शहर में रहना है। ठीक है। और शहरों की जो सबसे बड़ी समस्या है वह जल की समस्या और विद्युत की कमी। तो ये एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमाघर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि है जहाँ सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। तो अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए कहानी जो है ना, ये जो संवाद है, पहले संवाद पूरा कर लेते हैं। ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आ रहे हैं। हमारे दिमाग में दो तरह की भूमिका बन रही है कि एक ग्रामीण बस्तियां होती हैं और एक शहरी बस्तियां होती हैं। दो बातें आ रही हैं हमारे दिमाग में, ग्रामीण और शहरी। तो अलग अलग लोग जो इसको पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को, उनके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जो ग्रामीण है और शहरी है, इन दोनों बस्तियां में से हमारे लिए बेहतर कौन है। तो इसका चुनाव करना बड़ा मुश्किल है दोस्तों, कि ग्रामीण और शहरी में बेहतर कौन है। क्यों? क्योंकि अच्छे तरह के स्कूल, अच्छी किताबें, ठीक है, अच्छे कोचिंग संस्थान, अच्छे जो है टीचर और अच्छे अस्पताल, अच्छे पार्क, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी उपलब्धता आपको शहरों में ज़्यादा है, जो लोगों के मन को खींचती है अपनी तरफ आकर्षित करती है कि वो लोग क्या हों, शहरों की तरफ आएँ। इसके विपरीत यदि गाँव के बारे में सोचोगे तो वहाँ ज़रूर इन सारी सुविधाओं का अभाव है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर आपको खुली भूमि, ठीक है, सांस लेने के लिए शुद्ध वातावरण आपको, और खाने पीने की शुद्ध सामग्री, इन सब चीज़ों की वहाँ बहुलता है। तो दोनों ही क्षेत्र अपने आप में क्या हैं, एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, एक दूसरे के क्या हैं, हम कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। ठीक है, और दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। ग्रामीण की ज़रूरत शहरी है, क्योंकि ग्रामीण लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ से साग सब्जी जो कुछ भी उपजा रहे हैं उसको लाके कहाँ बेचेंगे, शहरों में बेचेंगे। तो उन ग्रामीण वासियों के लिए शहर ज़रूरी है और शहर वासियों के लिए ग्रामीण ज़रूरी है। क्यों? अगर दोनों लोग एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होंगे तो दोनों लोग का काम नहीं चल सकता। ठीक है, गांव में इतने ज़्यादा फसलों की अधिकता हो जाएगी कि गांव वाले बेच नहीं पाएंगे और अपना विकास नहीं कर पाएंगे, और शहरों वाले यदि गांवों से कनेक्टिविटी तोड़ लिए तो फिर उनको साग सब्जी कहाँ से मिलेगी, क्योंकि वो तो बड़े बड़े घरों में रहते हैं। तो फिर उनको साग सब्जी कैसे मिलेगी, उनको फल फ्रूट कैसे मिलेगा, उनको अन्न कैसे मिलेगा। तो इन सारे चीज़ों का अभाव हो जाएगा। इसलिए ये डिसाइड करना कि गांव अच्छा है कि शहर अच्छा है, ये एक बेवकूफ़ी है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के कारक हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। ओके, आगे देखिए, गांव जो होता है ये ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि का कार्य करते हैं, मत्स्य पालन यानी मछली पालने का काम करते हैं, वानिकी यानी जैसे फूल उगाना और पौधे, ठीक है, छोटे छोटे पौधे उगाना, जैसे मैं बात कर लूँ प्याज की खेती हो गई या आलू की खेती हो गई या गोभी वगैरह हो गया, टमाटर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी दस्तकारी और पशुपालन, ये संबंधी जो भी कार्य होते हैं ये कहाँ पर होते हैं, गाँव में होते हैं। ठीक है, ग्रामीण बस्ती सघन भी हो सकती है, प्रकीर्ण भी हो सकती है। अब अगर ज़्यादा लोग गांव में आ गए तो सघन हो जाएगा, कम लोगों का गांव है तो प्रकीर्ण रहेगा। सघन बस्तियां जब होती हैं गांव में तो घर आसपास होते हैं, बहुत नज़दीक नज़दीक ढेर सारे घर होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियां होती हैं तो लोगों का घर दूर दूर होता है। आप अगर पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाओगे तो वहाँ पे आपको प्रकीर्ण बस्तियों वाले गांव दिखेंगे। जो गांव भी होगा ना वो भी दिखेगा कि एक घर है, फिर थोड़ा दूर जाओगे तब दूसरा घर। लेकिन अभी नॉर्मल गांव की बात करोगे जो मैदानी क्षेत्रों में हैं, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में हैं, यहाँ के जो गाँव होते हैं यहाँ के घर आस पास बने होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, इस प्रकार की बस्तियाँ मुख्यतः पहाड़ों पर, घने जंगलों में, अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। किस तरह की? प्रकीर्ण बस्तियाँ। ये देखिए कुछ एग्जाम्पल दे रहा है आपको, ये घनी बस्तियों का रूप है और ये प्रकीर्ण बस्तियों का दिखा रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। कहाँ चला गया भाई? हाँ ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। जो गांव में रहते हैं ना वो अपने पर्यावरण के हिसाब से अपना घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र होंगे तो वहाँ पे छत ऐसी बनेगी जिन पे ढाल हो। आप गोवा वगैरह चले जाएंगे ना तो वहाँ पे कंपलसरी है छत के ऊपर ढाल बनाना। ठीक है, क्यों? अगर ढाल नहीं होगा तो बारिश ज़्यादा होगा तो छत के टेरिस पे पानी इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे में क्या हो सकता है, कोई दुर्घटना घट सकती है। इसलिए वहाँ की जो छतें होती हैं वो ढालू छतें होती हैं। ठीक है, जिन स्थानों में वर्षा के समय
जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म या सिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। हम बात करते हैं दोस्तों मेघालय की, हम बात करें चेरापूंजी की, हम बात करें मासिनराम की, थोड़ा बहुत नहीं, जहाँ एक औसत से अधिक वर्षा हो, ठीक है, एक औसत से अधिक वर्षा हो, वहाँ पर जो घर होते हैं सिल्ट पर बनाए जाते हैं। सिल्ट मतलब नीचे क्या होगा, नीचे भूधरा नाम सुने ना, भूधरा घर में बनता है, जैसे हमारे यहाँ बनता है, गांव में बनता है, कुछ कुछ घरों में होता है। ऐसे हम पूरे के पूरे घर जो है ना एक तल्ले ऊपर होते हैं, इनके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना दिया। ये घर देखिए एग्जाम्पल के रूप में सिल्ट पर बने मकान है, ठीक है। नीचे आप देख रहे हैं ये सिल्ट है और इसके ऊपर ये मकान बने हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर गाड़ी घोड़ा कैसे चलेगा। यहाँ गाड़ी घोड़ा नहीं होता यार, यहाँ पे गाड़ी घोड़ा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे लोग पैदल और साइकिल इन सब छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। क्या करेंगे, गाड़ी खरीद के डुबो देंगे तब, हाँ, या तो ऐसी गाड़ी जो पानी में चले। तो ये लोग नावों से अपना काम करते हैं, ओके। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पे गर्म जलवायु है तो वहाँ पर क्या होता है, मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि गाँव में छप्पर वाले घर क्यों होते थे, क्यों उनकी दीवारें मिट्टी की होती थी। ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसा नहीं था, ऐसा नहीं था कि उनके पास धन नहीं था, वे बना सकते थे, लेकिन क्योंकि जिस स्थान की जलवायु गर्म है वहाँ पर मिट्टी की मोटी दीवार वाली घर बनाए जाते हैं। और उनकी छतें कैसी होती हैं, फूस की छतें बनी होती हैं, फूस की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिए, ताकि क्योंकि गर्मी का माहौल वहाँ ज़्यादा है। गर्म जलवायु मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ गर्मी ज़्यादा है, ठंडी कम होगा। तो गर्मी ज़्यादा रहेगा तो वो जो मिट्टी की मोटी दीवार है वो ठंडक पैदा करेगी, ठीक है, ज़्यादा ठंडक पैदा करेगी। ये चीज़ें होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर हो गया, पंक हो गया, चिकनी मिट्टी हो गई, तृण हो गया, इन सब का उपयोग जो है घर बनाने में किया जाता है, ठीक है। नगरी बस्तियों की बात कर लेते हैं। ग्रामीण के बारे में जान गए बहुत सारी बात। नगरी बस्तियों में जो नगर होता है वो छोटा होता है, और नगरों का जो बड़ा ढेर, मतलब जैसे नगर है तो उसको छोटा मानते हैं, लेकिन जो शहर होता है वो बड़ा माना जाता है। नगर को छोटा कहा जाता है और शहर को बड़ा कहा जाता है। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण एवं व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। मतलब हर आदमी अपने, चाहे मैन्युफैक्चरिंग किसी यूनिट में लगा है, या अपना दुकानदारी कर रहा है, या फिर सेवा क्षेत्र में लगा, लाइक बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एजेंट हो गया किसी चीज़ का। तो ये सारा काम वो करता रहता है, ओके। अब आइए इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं दोस्तों परिवहन पर। किस पे चर्चा करते हैं, परिवहन पर। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन का साधन होता है। जाहिर सी बात है यार, परिवहन के माध्यम से लोग और जो हमारे माल होते हैं, जो हमारे सामान होते हैं, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे। बाबा दादा के ज़माने में तो गाड़ियाँ हुआ ही नहीं करती थी, या तो बैलगाड़ी से सफ़र होता था या तो पैदल सफ़र होता था, ठीक है। और ज़्यादा मतलब बहुत अधिक दूरी तक, बहुत अधिक, कई कई बार तो लोग हज़ारों हज़ारों किलोमीटर की यात्रा पैदल कर दिए जाते थे, ठीक है। 2-2, 3-3, 6-6, 7-7, 8-8 महीने तक लगातार यात्रा करते रहते थे उस समय के लोग, क्योंकि उनको पैदल चलने की आदत थी। इसके अलावा सामान ढोने के लिए वो पशुओं का उपयोग करते थे। जब आगे चल के धीरे धीरे पहियों की खोज हुआ तो परिवहन धीरे धीरे आसान होता चला गया। समय के साथ साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास हुआ, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर पशुओं का उपयोग कहाँ होता है, तो शहरों में नहीं होता है। शहरों में तो फैशन में आप इक्का देखते हैं या ऊँट गाड़ी देखते हैं, ठीक है। आप चले जाओ राजस्थान में, आपको वहाँ ऊँट मिल जाएगा, ठीक है। आप आज भी गांव में चलो जाओ, वहाँ आपको बैलगाड़ी मिल जाएगा। आप चले जाओ सीधे कश्मीर में, आपको वहाँ याक मिल जाएगा। याक जानते हैं ना, याक आपको माल ढोने के लिए मिल जाएगा। तो आज भी है, घोड़ा गाड़ी भी मिल जाएगा। हमारे देश में सामान्यतः गधे हो गए, खच्चर हो गए, बैल हो गया, ऊँट हो गया, तो इन सब का सामान्यतः जो है उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है हर एक क्षेत्रों में मिल जाते हैं। लेकिन हम बात करें अगर दक्षिण अफ्रीका के एंडीज़ पर्वत की, एंडीज़ पर्वत, ठीक है, तो पता होगा दक्षिण अफ्रीका का जो एंडीज़ पर्वत है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, एंडीज़ पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर लामा, एक पशु का नाम है दोस्तों लामा, लामा का उपयोग किया जाता है माल ढोने में। अगर हम बात तिब्बत की करें तो तिब्बत में याक का उपयोग किया जाता है। याक दोस्तों आपको थोड़े बहुत याक कश्मीर वगैरह के क्षेत्र में भी मिल जाएंगे, ठीक है, तो याक का उपयोग किया जाता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुँचने में अनेकों महीने लग जाते थे, क्योंकि बहुत दूर दूर से आते थे। पता चला यूरोप से कोई यात्री आया है, ठीक है, तो बहुत समय लग जाता था। वे समुद्री मार्ग से या थली मार्ग से आते थे, या तो समुद्र से यात्रा करते आते थे जहाज़ों के माध्यम से, या तो फिर थल के माध्यम से घोड़े वगैरह लेके चले आते थे।
हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया और जब से हवाई जहाज़ हेलीकॉप्टर आ गया तब से तो पूछना ही नहीं यार। आज अगर भारत से यूरोप जाना है तो 6 से 8 घंटा में आप आराम से पहुंच सकते हो। 10-12 घंटे में आदमी अमेरिका चला जा रहा है। मतलब पृथ्वी का एक छोर से दूसरा छोर वो चाहे तो 24 घंटे में चक्कर मार के आ सकता है। ये स्पीड हो गई है और इस परिवहन की वजह से आज हमारे समय और ऊर्जा दोनों की बचत हो रही है। ठीक है, अच्छा आगे समझिए। क्या आप जानते हैं कि बर्फ़ के बने आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आप उत्तरी ध्रुव पे जाएंगे। जब ग्रीनलैंड का नाम सुना होगा आपने, ग्रीनलैंड, इस पे फ़िलहाल डेनमार्क का वो है, ठीक है, कब्ज़ा है। तो जो भी आप उत्तरी ध्रुव के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे आप बर्फ़ के घर पाएंगे। इनको इग्लू कहा जाता है, ठीक है, इग्लू। ओके, चलिए आइए नीचे देखते हैं और क्या दे रहा है। क्या आप जानते हैं कि भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग हैं? हाँ, भारत में बहुत सारे NH हैं। NH मतलब नेशनल हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब स्टेट हाईवे, तो बहुत सारे हैं। भारत में एक्सप्रेसवे भी है, तमाम एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है, ठीक है। चाहे आगरा एक्सप्रेसवे की बात कर लें, चाहे ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करें, तो बहुत सारे एक्सप्रेसवे हैं। इसके अलावा स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग की बात भी आप जानते होंगे, जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ता है, ठीक है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ता है। ओके, तो याद रखिएगा। और ये शुरू किया था किसने? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के वजह से ये सारी चीज़ शुरू हुई थी। आइए देखते हैं। अब अगर आपको परिवहन के बारे में जानना है दोस्तों, तो इसके 4 मुख्य साधन होते हैं। एक तो सड़क मार्ग हो गया, दूसरा रेल मार्ग हो गया, तीसरा जल मार्ग हो गया और चौथा वायु मार्ग हो गया। और आज ही हम इन चारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने तो आपसे कहा था यार, NCERT ऐसे ही स्टार्ट करता है, छोटी छोटी बातों से, कहानियों से स्टार्ट करेगा और आगे इतनी सारी चीज़ें बताने लगता है, इतनी सारी चीज़ें बताने लगता है कि वाकई यार क्लास 7 की NCERT पढ़ रहे हैं और बहुत दम है इसमें। तो आइए सड़क मार्ग की बात करते हैं। जब भी आपको यातायात करना होता है और कम दूरी की यातायात होती है आपकी, तो आप ज़्यादातर किसका इस्तेमाल करते हो? सड़क का। अब ऐसा नहीं कि आपको 2 किलोमीटर जाना है तो आप ट्रेन से जा रहे हो, हाँ, उससे आसान रहेगा कि आप पैदल चले जाओ, सड़क मार्ग से चले जाओ। तो कम दूरी के लिए कौन सा यातायात ज़्यादा उपयोगी होता है? तो सड़क मार्ग, ठीक है। अब अगर सड़कों की बात करेंगे तो सड़कें पक्की भी होती हैं और कच्ची भी होती हैं। अब पक्की कच्ची वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? ये कॉन्सेप्ट ऐसा आया कि जो भी मैदानी क्षेत्र है, मैदानी मतलब ऐसे क्षेत्र जो किसी नदी घाटियों के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे मैं गंगा जमुना का मैदान की बात कर लूँ, ठीक है, तो जिसमें आपका उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश तो नहीं, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा लेंगे, बाकी बिहार हो गया, तो इन सारे चीज़ को मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको पक्की सड़कें मिलेंगी क्योंकि यहाँ का जो धरातल है वो समतल है। यहाँ का धरातल जो है वो समतल है, ठीक है। आज तो भाई टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो जो पहाड़ी एरिया है जहाँ पे धरातल समतल नहीं है वहाँ भी समतल रोड देखने को मिलता है। तो एक अलग चीज़ है, वो तो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अभी आप आराम से समझते चलो, हाँ, ज़्यादा दिमाग मत लगा देना, गड़बड़ हो जाएगा। तो मैदानी क्षेत्रों पर सड़कों का घना जाल बिछा हुआ आप देखेंगे। आप चले जाएंगे मरुस्थलों में, वनों में या ऊंचे ऊंचे पर्वतीय स्थानों पर चले जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ भी सड़कें बनी हुई हैं, ठीक है। यहाँ तक कि आप चले जाओ हिमालय पर्वत के लेह मनाली मार्ग पर, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कहाँ है? तो लेह मनाली। जो मनाली से लेह मार्ग जा रहा है, इस बार मैं गया था मनाली तो मैं सोच रहा था कि चला जाऊँ लेह, लेकिन फिर तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी तो मैं सोचा यार छोड़ो, कैंसिल करते हैं, तो मैं वापस आ गया। तो जो मनाली लेह का मार्ग था वो विश्व का सबसे ऊँचा सड़क मार्ग है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग बोलते हैं। देखिए कई जगह हमने देखा है कि जो सड़कें हैं वो अंडरग्राउंड हो गई हैं, भूमिगत हो गई हैं, ठीक है, मतलब कि ज़मीन के अंदर से जा रही हैं। बहुत बार हमने देखा कि रेलवे में भी सुरंग बना दिए गए, उसके अंदर से जा रहे हैं, इसको सबवे बोलते हैं। इसके अलावा बहुत जगह क्या होता है, रोड क्या होते हैं, किसी दूसरी सड़क को क्रॉस करते हुए उसके ऊपर से निकल जाते हैं, रेलवे को क्रॉस करते हुए उसके ऊपर से निकल जाते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने फ्लाईओवर देखा, ठीक है। तो इस तरह की तमाम संरचनाओं को देखा। ये देखिए पक्की सड़क दिखा रहा है, इधर कच्ची सड़क दिखा रहा है। क्या आप जानते हैं जाइनिंग से लासा के बीच, लासा एक जगह था दोस्तों, आपने तिब्बत का नाम सुना है ना? तिब्बत की एक समय में राजधानी थी लासा, ठीक है। अभी तो तिब्बत पूरी तरीके से चाइना के कंट्रोल में आ गया है, तो याद रखिएगा। तो जाइनिंग एक जगह है, जाइनिंग ये आपका चाइना में पड़ता है। जाइनिंग से लासा के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी जो है ये समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा समुद्र तल से बिंदु है 5072 मीटर। सोचो इतनी ऊंचाई पर भी आज जो है ट्रेनों को चलाया जा रहा है, रेलगाड़ियों को चलाया जा रहा है, ठीक है।
तो सोच सकते हो कि नहीं, विज्ञान बहुत आगे जा चुका है और विज्ञान में ये जो खोजें हो रही हैं ये धीरे धीरे क्या कर रही हैं, सारी चीज़ों को द्रुत कर दे रही हैं, स्पीड बढ़ा दे रही हैं। तो आइए इसी के साथ रेल मार्ग को समझते हैं। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य किया जाता है। जब वाष्प इंजन का खोज हुआ, किसने किया था? जेम्स वाट ने। वाष्प इंजन के खोज ने और तो पूरे के पूरे रेल परिवहन में क्रांति ला दिया। और जब से डीजल इंजन बनने शुरू हुए हैं, विद्युत इंजन बनने शुरू हुए हैं, तब तो पूछो ही मत, इन्होंने वाष्प इंजनों का स्थान ले लिया। और ट्रेनें अब क्या हो गई, धीरे धीरे एक्सप्रेस से बदल के सुपर फास्ट हो गई, राजधानी हो गई। ठीक है, तो याद रखिए, तो सुपर फास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और भी तेज़ हो गई धीरे धीरे। तो अब हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? हम बुलेट ट्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे हम हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को देखेंगे। ठीक है, तो अब धीरे धीरे इनका स्वरूप बदल रहा है। ठीक है, और स्वरूप के साथ साथ जो है स्पीड इनकी बढ़ रही है, इनके काम करने के तरीके में चेंजिंग हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही, बदल रही हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि रेलवे क्या हो गया, धीरे धीरे कन्वर्ट होकर मेट्रो आ गया हमारे सामने। ठीक है, मेट्रो पूरी तरह से रेलवे का आधुनिकीकरण हो गया। मैदानी भागों में रेल मार्गों का व्यापक जाल फैला हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर रोड नहीं है वहाँ भी रेल मार्गों को बनाना संभव हो गया है। बहुत सारे रेल मार्ग बनाए गए, हालांकि इनकी संख्या थोड़ा कम है, लेकिन है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है और पूरे एशिया में भारत का जो रेल मार्ग है ये एक बड़े रूप में जाना जाता है। ठीक है, हम तो कह रहे हैं कि एशिया में सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है का ये जो जाल है ये आपका जो है भारत है। ओके, इसके बाद जो है ट्रांस साइबेरियन। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों याद रखिएगा, अभी मुझे एक चीज़ पता चला कि सबसे अगर आप एशिया की बात करोगे तो क्या आपको लगता है चीन जो है वो रेलवे में आगे होगा या फिर भारत? देखिए, दो चीज़ें हैं, आप एक कॉन्सेप्ट समझिए। मैं बोल रहा हूँ रेलवे का जाल। ठीक है, मैं रेलवे के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। मैंने अभी क्या बोला पीछे, मैंने पूछा कि रेलवे का जाल। ठीक है, तो रेलवे के जाल जो है वो हमारे यहाँ ट्रेन कम है, पब्लिक डिस्टर्ब है, वो अपनी अलग एक मुद्दा है। लेकिन जो रेलवे है इसका जो जाल है मतलब बहुत ज़्यादा सघन है। सघन माने समझ रहे हो ना, सघन। देखो, देश बड़ा हो सकता है, देश बहुत बड़ा हो सकता है, रूस बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी आबादी कम है चीन की अपेक्षा, है कि नहीं? रूस बहुत बड़ा है, तो बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि वहाँ की आबादी भी ज़्यादा होगी। आबादी सघन नहीं है, इसलिए आबादी कम है। तो मैंने बात किया रेलवे के जाल के बारे में। तो जो रेलवे का जो जाल है ये एशिया में सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। हाँ, रेलवे में हो सकता है कि चाइना आपका आगे हो, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा आपने ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का नाम सुना होगा, जो कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये पश्चिमी रूस में से निकलता है और कहाँ जाता है? सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है। कहाँ पर? सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, ये आपका दक्षिणी एक मिनट, ये देखो, ये पूर्वी हिस्सा है, पहले बांट लो, यहाँ मैप पर नहीं गड़बड़ हो जाता है। ये पश्चिमी हिस्सा है। ठीक है, तो ये कहाँ जाता है? जो पश्चिमी रूस में एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग, ये आपका दिख रहा होगा यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ से निकलता है और ऐसे होते 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 यहाँ पे आता है। प्रशांत महासागर के तट पर एकदम आखिरी हिस्सा पड़ता है जिसका नाम है व्लादिवोस्टक। क्या नाम है? व्लादिवोस्टक। तो सेंट पीटर्सबर्ग से कहाँ जाता है? व्लादिवोस्टक। ठीक है, इसको याद रखिए। ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये रूस में पड़ता है आपका और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद देखिए जल मार्गों के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जल मार्ग के बारे में आप पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी, अगर बहुत ज़्यादा दूरी है, ठीक है, जैसे मैं बात करूँ यहाँ से किसी को अमेरिका जाना है, अफ्रीका जाना है, वहाँ माल भेजना है, तो ऐसे में हवाई जहाज़ अगर वायु मार्ग का इस्तेमाल करेंगे तो भी थोड़ा सा खर्च हो ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले जो सामान होते हैं उनको ढोने के लिए जल मार्ग जो है सबसे सस्ता साधन होता है। और जल मार्ग जो है दोस्तों ये दो तरीके का होता है। एक अंतर्देशीय जल मार्ग होता है, एक समुद्री मार्ग होता है। अंतर्देशीय मतलब जो हमारे देश के अंदर नदियाँ हैं उन नदियों के माध्यम से आवागमन करना, वहाँ पर जो है विकास करना। तो आपको पता होगा कि इस बार जो है सरकार ने प्रोग्राम तो किया कि इलाहाबाद से हल्दिया तक जहाज़ चलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों का खाली वादा है। ठीक है, आप एक वर्ड देखो, मैं तो कहता हूँ कि आप कभी बीजेपी का एजेंडा देखोगे ना, उसके अंत में गा गी गे लगा होगा। क्या लगा होगा? गा गी गे। हमारा देश आगे बढ़ जाएगा, हम विकास कर लेंगे, हम स्मार्ट सिटी बना देंगे।
तो याद रखो, जहाँ गा गीगे लगा समझ जाना है किसका एजेंडा है, ये किसका एजेंडा है, ये बीजेपी का एजेंडा है। हम राम मंदिर बनाएंगे, ठीक है। तो ये इनके में गा गीगे, और गा गीगे पता होगा बचपन में हमको सिखाया गया था कि जब किसी वाक्य के अंत में गा गीगे आए तो उसे क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। कौन सा टेंस हो गया यहाँ पे, फ्यूचर टेंस। तो पूरी की पूरी बीजेपी जो है ये फ्यूचर टेंस पे चल रही है। हम 2022 में किसानों को यार दुगना कर देंगे, कभी ये हैं पे नहीं जीते हैं, कभी हैं पे जी नहीं सकते, ठीक है। या तो ये पास्ट में जीते हैं, या तो ये फ्यूचर में जीते हैं, ये प्रेजेंट में नहीं जीते हैं। या तो गागी गे या तो थाथी थे। थाथी थे कैसे करेंगे, नेहरू में परेशान कर रहे थे, ठीक है। अब नेहरू है नहीं, नेहरू मर गए, वो भी परेशान कर रहे हैं। इंदिरा गांधी चली गई, वो भी परेशान कर रही हैं। जिन्ना चले गए, वो भी परेशान कर रहे हैं। तो या तो पास्ट की बात करेंगे या तो फ्यूचर की बात करेंगे, प्रेजेंट की कोई बात नहीं। प्रेजेंट में जो मुद्दा है उस पर कोई बात ही मत करो। प्रेजेंट में लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इस पर कोई बात मत करो, बेरोजगार पे कोई मत बात करो, ठीक है। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं भाई लोग पकौड़ा छानो, ठीक है, पकौड़ा छानो, चाय बेचो, ठेला चलाओ, हैं, क्लर्क बन जाओ। अगर ये सब काम करोगे तो ये भी तो एक रोज़गार है। आदमी 100, मेरे पास वीडियो क्लिप है, ठीक है, मेरे पास वीडियो क्लिप है, आप चेक करके देख लो मेरे पास। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे मिल जाएगा, नहीं बताएगा, नहीं मिलेगा तो बता देना, मैं आपको दे दूँगा, जिसमें उन्होंने इस तरह की बातें किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखो। और इसके अलावा दोस्तों, जब हमारा प्रधानमंत्री अगर इस तरह का कमेंट करने लगे, जिनको देश के युवाओं का कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, उसके बाद भी युवाओं का सर पे एक गमछा बांध लेंगे, किस कलर का, नारंगी कलर का, और हम हिंदू हैं, हम हिंदुत्व हैं, हम भारत के लिए जी रहे हैं। मालूम पड़ रहा है पूरे भारत का बोझ वो अकेले अपने सर पे थामे पड़े हैं। पढ़ना लिखना तो है नहीं, घर के खलियर लोग हैं, ठीक है, बाप का पैसा है, उड़ाए पड़े हैं। जब हो जाएंगे 30-35 साल के, कहीं ठेला लगा लेंगे, चाय बेचेंगे, यही औकात है उनकी। तो आप लोग ऐसे समय मत बर्बाद करिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए, इज्जतदार काम करिए, और बेरोज़गारी है रहने दीजिए, हम रोज़गार लेके रहेंगे, हम तो रोज़गार लेके रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारे अंदर टैलेंट होगा तो हम तो आगे बढ़ेंगे ना, हमको कौन रोकेगा। तो गट्स के साथ कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। और फिर मोदी कितने दिन तक रहेंगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, भगवान तो है नहीं 50 साल रहेंगे। अभी तो हमको बहुत प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखना है कि नहीं। हो सकता है एक आध दो मेरा भी आ जाए। चलो आगे पढ़ते हैं। अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री मार्ग। तो जो नदियाँ एवं झीलें हैं उनका उपयोग अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए किया जाता है। हमारे यहाँ तो झीलें उतनी बड़ी नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं, तो वहाँ पर झीलों का उपयोग भी अंतर्देशीय जलमार्ग के रूप में किया जाता है। बाकी नदियों का भी किया जाता है, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। तो ये तो हमने तो कभी देखा नहीं, याद कर लो, चलो लिखा है एनसीईआरटी में भाई, तो याद कर लो। उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक और अफ्रीका में नील नदी हो गया। तो यहाँ पर भी जो समुद्री यहाँ पर भी जो यातायात होता है इनके माध्यम से, इन झीलों में होता है, नील नदी में होता है, ठीक है। बाकी आपने पनामा नहर वगैरह के बारे में सुना होगा, स्वेज नहर के बारे में सुना होगा। तो ये सब क्या है, ये सब जो है जलमार्ग ही तो हैं। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए किया जाता है, जो भारी सामान होते हैं उनको, ठीक है। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं, पत्तन मतलब बंदरगाहों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट जो है बंदरगाह हैं। दोस्तों बंदरगाह को इंग्लिश में क्या बोल सकते हो आप, पोर्ट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पोर्ट बोल सकते हो। या एक और वर्ड आता है हार्बर, एक वर्ड आता है हार्बर, ठीक है। तो हार्बर भी याद रखो, हार्बर या पोर्ट। जैसे आपके एशिया में हो गया सिंगापुर, तो सिंगापुर मलेशिया देख रहा हूँ आप, ठीक है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, उसके ठीक ऊपर आपको जो है क्या मिल जाएगा, सिंगापुर मिल जाएगा। अरे अंडमान निकोबार से सीधा पूरब में चले जाओ। और बाकी मुंबई आप देख ही रहे हो। उत्तरी अमेरिका में आपका न्यूयॉर्क हो गया, लॉस एंजलिस हो गया, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में आपका रियो डी जेनेरियो हो गया, ब्राज़ील में है रियो डी जेनेरियो, ठीक है, राजधानी भी है, तो याद रखिएगा। अफ्रीका में आपका डरबन हो गया, ठीक है, डरबन हो गया, केप टाउन हो गया एकदम नीचे, ठीक है, जहाँ महात्मा गांधी जी गए थे। अब बाकी ऑस्ट्रेलिया में आपका सिडनी हो गया, ये भी राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की। और यूरोप में आपका लंदन हो गया। ये तमाम बंदरगाह, लंदन बहुत बड़ा बंदरगाह है, लंदन यूरोप का बहुत बड़ा बंदरगाह है। तो ये बहुत सारे बंदरगाह आप याद रखो। और जल्दी ही मैं आपको बंदरगाहों के बारे में, वैसे मैं भारत के बंदरगाहों के बारे में बता चुका हूँ। और इसके लिए आप चले जाओ कहाँ पर, फिर से मैं वही बात करूँगा, स्टैटिक जीके फोल्डर में चले जाओ, ठीक है। वहाँ आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो वहाँ पे बंदरगाहों के बारे में भी पढ़ाऊँगा। तो बार बार आपको बोलता रहता हूँ कि आप जाओ वहाँ देखो, आप ही नहीं जाते हो।
आओ अब इसके साथ बात करते हैं वायुमार्ग का। 20वीं सदी के आरंभ में, 21वीं सदी चल रही है, 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन विश्व का सबसे तीव्र मार्ग माना जाता है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन भी है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कुहरा, तूफान, इन सब से कुप्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि जो हवाई यान होता है ये कहाँ पर उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है। कहाँ पर? समताप मंडल में, जहाँ पर मौसमी क्रियाएं होती ही नहीं है, इसलिए इसको कोई दिक्कत नहीं होता है। यह यातायात का अकेला ऐसा साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम और ध्रुव स्थानों तक पहुंच सकता है। जहां पर शायद व्यक्ति नहीं अकेले जा सकता है, वहां पर इन साधनों को पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, विशेष रूप से जहां सड़क और रेल मार्ग नहीं है, वहां पर वायु मार्ग के द्वारा उनको जोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर जो है ये अगम्य स्थानों तक पहुंच जाता है और जब संकटकालीन स्थिति होती है तो लोगों को बचाने एवं उनको भोजन पहुंचाने, उनको जल देने, उनको कपड़े और दवाएं मुहैया कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ प्रमुख हवाई पत्तन है, जैसे आपका दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया, पेरिस हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया, ठीक है, काहिरा हो गया, मिस्र की राजधानी है। ठीक है, तो ये सारे जो है हवाई पत्तन हैं। बाकी देखो आप यहाँ देखो संचार के बारे में बता रहा है। संचार जो होता है ये दूसरों के पास तक सूचना पहुँचाने की एक प्रक्रिया होती है। तकनीकी के विकास के साथ साथ मानव ने संचार के नए और तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। संचार तंत्र के विकास का वर्णन आगे हम देख रहे हैं। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। आज जो फेसबुक चल रहा है, आज जो व्हाट्सएप चल रहा है, आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। आप जो पढ़ रहे हो ये क्या है? संचार की क्रांति तो है कि आप घर बैठे बैठे सोए बैठे आपको क्या हो रहा है? ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। न जाने मैं किस दुनिया से बात कर रहा हूँ, अब न जाने आप किस दुनिया में हो जो सुन रहे हो। ठीक है, और फिर टाइम का भी बाउंडेशन नहीं है। ये वीडियो मैं रात को 2:14 पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोग 2:14 पे क्या कर रहे हो? खर्राटे मार रहे हो। तो हमारे आप में कितना अंतर है? टेक्नोलॉजी तो है जो आपको सुबह सुबह आपके सामने परोस देगी कि लो पढ़ो भाई। तो ये चीज़ क्या है? यही सूचना क्रांति है कि नहीं? समाचार पत्र हो गए, रेडियो हो गए, टेलीविज़न हो गए, इन सभी के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार करते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क का माध्यम कहा जाता है। सेटेलाइट से संचार में और तीव्रता आ गई। जब से सेटेलाइट आए तब से और तीव्रता। शुरू में तो टेलीफोन थे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बातचीत होता था, ठीक है। बाद में क्या हुआ? जब से सेटेलाइट आ गए तब से संचार में क्या हो गया? और ज़्यादा तेज़ी आ गई। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान, आपदा पूर्व चेतावनी, ये सब का सब सेटेलाइट से हो जाता है। क्या बात कर रहे हो? कैसे सेटेलाइट से हो जाता है? बता रहा हूँ कैसे हो जाता है। चलो एक चीज़ तो बता ही देता हूँ आपको। मान लो कोई सेटेलाइट है, तो सेटेलाइट को कहाँ क्या किया जाता है? वो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है और वो क्या करता है? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी के चारों तरफ जो है चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। सौर ऊर्जा से चार्ज हो जाता है, उसी से अपना काम करता है और वहाँ से संदेश धीरे धीरे क्या करता है? पृथ्वी पर भेजता रहता है। ओके, ये काम चलता रहता है। अब लोग वैज्ञानिकों ने क्या किया कि कुछ इस तरह के सेटेलाइट बनाए जिसमें ये फीचर्स दिया कि जो तेल होता है, तेल के जैसे मान लो कि हम जल की बात करें तो एक सेटेलाइट में हमने ये फिट कर दिया कि H2O को तुम पहचानना सीख लो। किसको पहचानना सीख लो? H2O को, मतलब जल को। तो अभी अगर वो सेटेलाइट को ये फीचर्स पता चल गया तो धरती पे जहाँ भी H2O उसको दिखेगा वो तुरंत क्या करेगा? इंडिकेट कर देगा। वो तुरंत क्या करेगा? इंडिकेट कर देगा। तो उसी माध्यम से जो है वनों का सर्वेक्षण कर दिया जाता है, तेलों की खोज हो जाती है, भूमिगत जल का पता चल जाता है, खनिज संसाधनों का पता चल जाता है और मौसमों का पूर्वानुमान भी लग जाता है कि कहाँ से आंधी चला है, कहाँ से तूफान चला है, कितने समय में कहाँ पे आ जाएगा, कौन सी सुनामी आ रही है, कौन सा चक्रवात आ रहा है, ये सब जो है पूर्वानुमान लग जाता है। और आपदा पूर्व चेतावनी भी हमें सेटेलाइट के माध्यम से मिल जाती है। तो हम क्या होते हैं? हम अलर्ट हो जाते हैं। अब क्या हुआ? बाद में इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल आ गया जिसको हम ईमेल बोलते हैं। और इसके बाद तो हमने क्या किया? इसके बाद तो आ गया सेलुलर फ़ोन, और जिसमें हम क्या करते हैं? बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इसमें कोई तार नहीं है। शुरू में यार जब टेलीफोन आया तो हम लोग सोचते थे यार टेलीफोन में बिना तार के बात कैसे होता है, कैसे आवाज़ एक जगह से दूसरे जगह पे चली जाती है। अब समझ में आया सब कुछ संभव है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी हो गया है, ठीक है। तो ये जब से फ़ोन आ गए तब से हमारा जीवन क्या हो गया? और भी सुखमय बैठने लगा। हम घर में बैठे बैठे ही रेल, हवाई जहाज़, सिनेमा घर, होटल, कुछ भी किसी भी चीज़ का हमें टिकट चाहिए होता है हम टिकट करा लेते हैं,
बैठे घर पे क्या कर दिए, फ़ोन से पिज़्ज़ा ऑर्डर मार दिए, घर पे क्या आ गया, खाना आ गया, होटल से पिज़्ज़ा आ गया। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण हम एक विश्व के बृहद समाज का निर्माण करने में विकसित हो चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब आपके सामने क्या कर रहा है, एक मैप दे रहा है जिसमें आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कौन कौन से पोर्ट कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, तो चलो अब इसके बाद जो है आपका चैप्टर एंड हो जाएगा, तो थोड़ा सा पोर्ट देख ही लेते हैं। ठीक है, जो कि अभी पीछे दिया था, आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। भारत पहले आप देख लो, भारत, ये आप देख लो, भारत का मेन है दिल्ली, कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, बाकी यहाँ अमृतसर हो गया। ठीक है, और पाकिस्तान में जाओगे तो कराची हो गया। ठीक है, बाकी इस्लामाबाद तो यहाँ शो नहीं कर रहा है। ताशकंद ऊपर दे रहा है यहाँ पर, तेहरान इधर दे रहा है, ईरान की राजधानी तेहरान, कुवैत यहाँ दे रहा है। ठीक है, दुबई यहाँ पे दे रहा है। बाकी आपको क्या दे रहा था, सिंगापुर दे रहा था ना, देखो सिंगापुर मैंने बताया था मलेशिया के ठीक नीचे, ये मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर, ये वाला पॉइंट देख रहे हो आप, सिंगापुर है, सिंगापुर, जकार्ता, सुमात्रा। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो पपुआ न्यू गिनी, ये आपका पपुआ न्यू गिनी हो गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी देख रहे हो। ठीक है, ये जापान है, जापान डायरेक्ट फ्लाइट टोक्यो है कि नहीं, ये बीच में फिलीपींस है, मनीला। ठीक है, मनीला, ये आपका बैंकॉक हो गया, इधर हांगकांग है। ओके, नीचे आपका वेलिंगटन दिख रहा है, वेलिंगटन किसकी राजधानी है, वेलिंगटन आपके न्यूजीलैंड की राजधानी है। ओके, तो ये सारा याद रखो। बाकी आप देख रहे हो व्लादिवोस्तोक, जहाँ पे आपको ये वाला पोर्शन देखो, व्लादिवोस्तोक दे रहा है, एक सेकंड दिखा रहा हूँ, ये आपका व्लादिवोस्तोक दे रहा है, व्लादिवोस्तोक, जहाँ पे आपका क्या आता है, जो विश्व की सबसे लंबी रेल श्रृंखला थी, ट्रांस साइबेरियन। ठीक है, कहाँ से आ रही थी, सेंट पीटर्सबर्ग से, तो ये आपका पिट्सबर्ग यहाँ पे है, देखिए पिट्सबर्ग यहाँ पे है। ठीक है, ये रूस की राजधानी है मॉस्को। ठीक है, तो ये सारा आप याद रखो। बाकी आप नैरोबी देख रहे हो, केन्या की राजधानी नैरोबी, काहिरा जो मिस्र की राजधानी है। ठीक है, तो ये सारा देखो, यहाँ पे देखो केप टाउन, डरबन, ये सब दक्षिण अफ्रीका है। ओके, ये आपका मॉरिशस यहाँ पे दिख रहा है, मॉरिशस बहुत इंपॉर्टेंट है मॉरिशस, और ये आपका मेडागास्कर है। ठीक है, मूवी थी ना मेडागास्कर। और बाकी आप अमेरिका देख रहे हो, ये ब्राज़ील की राजधानी क्या हो गया, ये ब्राज़ीलिया, और यहाँ पर रियो डी जेनेरियो। ठीक है, तो ये सब आप याद रखो। ओके, और ज़रूरी भी है याद रखना, तो आप पोर्ट को याद रखो। और ये वाला जो पॉइंट दिखा रहा है ना, ये जलमार्ग दिखा रहा है, ये जो दिखा रहा है ये जलमार्ग दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जलमार्ग भी हैं, कई सारे जलमार्ग है देखिए फैले हुए हैं, लेकिन अभी वायु मार्ग के द्वारा क्या हो गया, पूरा का पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ चुका है। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा आप। अभी पूछ रहा है परिवहन के 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो बता देना, सड़क है, रेल है, जल है, वायु है। बस्ती से आप क्या समझते हो, समझ ही गए होंगे, तो इन क्वेश्चनों को आप कर लेंगे। ठीक है, और बाकी यहाँ पे सही गलत उत्तर बताना है। तो इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है। ठीक है, संचार का साधन नहीं है तो मेज से थोड़े सर्द होगा। ठीक है, और इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है, भूमिगत निर्माण, तो भूमिगत में कौन सा होता है, सबवे होता है, अंडरग्राउंड वाला, फ्लाईओवर तो ऊपर होता है। और किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है, तो अगर द्वीप पे जाना है भाई तो गाड़ी से जा नहीं पाओगे, रेलगाड़ी भी नहीं जा पाओगे, जहाज़ से। ठीक है, यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर सकता, तो सिंपल सा चीज़ है, साइकिल हो गया। बाकी आपको जोड़ा बनाने के लिए कह रहा है, इंटरनेट हो गया, तो ये संचार का एक साधन है। नहर मार्ग हो गया, ये अंतर्देशीय जलमार्ग है। ठीक है, नगरीय क्षेत्र हो गया, और सघन बस्ती। नगरीय क्षेत्र मतलब हाँ, जहाँ लोग उत्पादन, व्यापार इन सब में लगे हैं। सघन बस्ती मतलब आपके आसपास के निर्मित क्षेत्रों वाले जो घर होते हैं। ठीक है, और आज विश्व सिमटता जा रहा है, कारण बताना है ये आपको। और बाकी आप यहाँ पे देख रहे हो क्रियाकलाप है, सिंपल सा है। तो इस तरह दोस्तों आज का टॉपिक हम लोगों को कंप्लीट हुआ, और पढ़कर आपको कैसा लगा ये एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों बिल्कुल घबराइए मत, हम लोग हर विषय की एनसीईआरटी को कवर करेंगे, और क्लास 7 की एनसीईआरटी में टोटल 10 चैप्टर हैं। आज 7 चैप्टर हम लोगों ने कवर किया, 8, 9, 10 मतलब 3 चैप्टर, यानी 3 दिन, और 3 दिन बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लास 7 की एनसीईआरटी ख़त्म करके 8 पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, 8th को कवर करेंगे। चलिए, अगर आपकी वीडियो पे कोई ऐड आता है दोस्तों, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, जिसको हम हिंदी में विज्ञापन बोलते हैं, तो उस विज्ञापन को पूरा देखिएगा, विज्ञापन को स्किप मत करिएगा। यार बार बार मैं निवेदन करता हूँ, ठीक है, कि प्लीज़ आप स्किप मत किया करो, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यार विज्ञापन को स्किप कर देते हैं। प्लीज़ दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप स्किप मत करो। साथ ही साथ अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है और वन लाइनर जीएस पढ़ना है, तो आप हमारे नए चैनल पर विजिट करिए, इसका नाम है एग्ज़ाम ट्रेंड्स। ठीक है, क्या नाम है, एग्ज़ाम ट्रेंड्स, तो यहाँ विजिट करिए। और अगर आपको मैथ और रीजनिंग की क्लासेस लेनी है
तो आप हमारे चैनल पे आ जाओ जिसका नाम है 4G मैथ्स। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल से यहाँ मैथ कवर किया जाता है। जिस तरह से NCERT हम लोग कवर कर रहे हैं उसी तरीके से वहाँ पे मैथ्स की क्लासेस अवेलेबल कराई गई है। ठीक है, तो एक बार आइए, आप मैथ्स करिए, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है मैथ्स आपके लिए, और अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइएगा, अपने सोशल मीडिया पर भेजिएगा। और जिस तरह से आज हम लोगों ने संचार के बारे में पढ़ा, तो संचार का थोड़ा सा फ़ायदा आप अपने स्टडी 91 को भी दे दो। ठीक है, थैंक यू सो मच।